जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 2569 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। और गाइस, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको कैसे डायरेक्टली लॉगिन करके फॉर्म को भरना है वो बताया जाएगा। और अगर आप इसमें बिल्कुल फ्रेशर है तो आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 2569 पोस्ट पर निकाली है। फॉर्म आप लोग इसके 31 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा या डिग्री है। अगर डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री है तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। फिर गाइज एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करते समय 500 रुपये फीस है और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल EBC के लिए इनके लिए 250 रुपये फीस है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आपका CBT हो जाएगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, चाहे वो आपने पास किया हो चाहे फिर फेल किया हो, आपको आपकी फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। किनको कितनी? जनरल OBC EWS को 400 रुपये फीस रिफ़ंड होगी यानी कि सिर्फ 100 रुपये ही रखे जाएंगे। एंड जो बाकी कैटेगरी है इनको पूरी की पूरी फीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। अब गाइज़ आप यहाँ पर नीचे जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो और भी डिटेल में देख लीजिए। एज लिमिट वेरीफाई कर लीजिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर शुरुआत में ये बताना चाहूँगा कि गाइज अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 या 2025 के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है, जेई का नहीं बल्कि कोई भी फॉर्म जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से भरा गया था, तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल यानी कि इनमें से कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट करके लॉगिन हो जाएंगे। जिसमें कि गाइज अगर आप लॉगिन विद अकाउंट क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या नंबर डालेंगे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो गाइज आपको मैसेज के माध्यम से आपका एक न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं तो आप पहले इसमें रजिस्टर होंगे। इसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर नोट करके यही चीज बोली जा रही है जो कि मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपने 2024 या 2025 के अंदर कोई फॉर्म भरा था CEN का जो इस पोर्टल के माध्यम से भरा गया हो तो आपको दोबारा से लॉगिन होने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहां पर लॉगिन कीजिएगा। बट आप तो क्योंकि इस वाले पेज पर आए हैं, आप तो फ्रेशर है, आपने इसका इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म नहीं भरा तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए कि मैं हाँ समझ चुका हूँ। अब आप यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर सबसे पहले आपकी कंट्री बताएंगे तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको फुल नेम के अंदर जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर डालिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है कि क्या आपने 10वीं के बाद आपका नाम बदला है, अगर बदला है तो यस करके आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने नाम बदला है वो आप न्यू चेंज्ड नेम यहाँ पर डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। बट अगर आपने नहीं बदला 10वीं के बाद नाम तो आप नो कर देना। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, उसके बाद में आपको आपका मंथ सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, फादर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे और मदर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। मदर नेम भले ही आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ना हो, कोई इशू नहीं होगा, बट आपका नाम और फादर नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल डालेंगे, पहले ईमेल और फिर नंबर। और ध्यान दीजिए नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल भी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन होगा। तो आप ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर मोबाइल नंबर पर भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है,
वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और आई डू नॉट हैव ए आधार कार्ड। तो आप यहाँ पर किस माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं? वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर अगर इसके लिए तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना करके रखा है और मैंने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें समझानी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर नया जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं कर सकता, बट मैं आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है डिजिलॉकर के ऊपर तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, नहीं बना हुआ है तो आप डिजिलॉकर का अकाउंट क्रिएट करते हुए वहां पर अपनी डिटेल्स की परमिशन देंगे। और अगर आप ये माध्यम सेलेक्ट नहीं करते तो आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जहां पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर जो कि आधार के साथ में लिंक है एक OTP जाएगा जो आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे और फिर आपको आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी एज 18 प्लस या उससे ज़्यादा है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। फिर गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे क्रिएट योर पासवर्ड, तो आप एक यहां पर अपनी चॉइस का पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो वो आप जान लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1 और कोई डिजिट भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है। फिर गाइज आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी, आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना। गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको जब करेक्शन का टाइम मिलता है, मॉडिफिकेशन का टाइम मिलता है, तो उस वक्त आप जो अभी यहाँ पर रसन करते समय डिटेल्स भरते हैं इनमें से एक भी जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते उस वक्त भी, इसलिए जानकारी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अच्छे से एक एक स्पेलिंग चेक करके आप भरे। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करें तो आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो अन्य डिटेल है जैसे कि आधार नंबर या और भी जो चीज़ें यहाँ पर आपने भरी है वो आपको एक एक करके टाइम लगा करके, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 7 मिनट लगे, अच्छे से चेक करनी है और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट करना है, यानी कि फाइनल करना है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप लॉगिन नहीं होते तो आपको होम पेज से यहाँ पर इसमें किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जैसे कि लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस जो अभी आपने रजिस्टर किया है, उसके बाद में जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ आपकी वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है और नीचे की तरफ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड थे, यानी कि आपने 2024 या 2025 के अंदर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपने जो उस वक्त इन्फॉर्मेशन भरी थी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर ली जाएगी, आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, जो फी एग्जाम्शन मिलता है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ऑप्शन है क्या। जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो जनरल OBC EWS उनको 500 रुपये फीस पे करनी है और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है और फीमेल है उनको 250 रुपये फीस पे करनी है। तो ऐसे में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपका CBT फर्स्ट हो जाएगा तो जनरल OBC EWS को 400 रुपये फीस रिफंड की जाएगी, भले ही आपने एग्जाम पास किया हो या फेल किया हो। और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है जिन्होंने 250 रुपये फीस पे की है उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड होती है। तो क्या आप चाहते हैं कि वो मुझे फीस बाद में रिफंड हो? अगर आपने यहाँ पर यस किया तो ही आपको वो फीस रिफंड होगी। अगर आपने इस वाले ऑप्शन में नो कर दिया कि मैं फी एग्जाम्शन नहीं चाहता, तो जो आपने अभी यहाँ पर फीस पे की है वो आपकी चली जाएगी। बाद में जब आपको रिफंड का लिंक मिलेगा रिफंड का प्रोसेस फॉलो करने के लिए, तो उस वक्त चाहे आप उसको फॉलो करें ना करें आपको फीस रिफंड नहीं होगी, क्योंकि आपका वहाँ पर सिस्टम के अंदर पहले से ही जवाब दाखिल होगा कि हाँ आपको तो फीस रिफंड चाहिए ही नहीं थी, आपने इस ऑप्शन में नो कर दिया था। तो आप इस सभी कैंडिडेट अगर आपको फीस रिफंड चाहिए तो आप इस ऑप्शन में यस कर देना। उसके बाद में जो आपकी मदर टंग है यानी कि मातृभाषा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का या फिर कोई इंजरी या फिर आपका बर्थ मार्क।
तो जो भी है वो आप लिख देना। फिर आएगा सेकंड मार्क, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में भी यहाँ पर लिख देंगे। ये दोनों ऑप्शन फिल करने अनिवार्य है, तो कोई भी छोटा मोटा जहाँ पर जो भी निशान है वो आप लिख देना। इसके बाद आती है कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी। जो भी कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि जनरल है यानी कि यूआर, एसटी है, ओबीसी है, फिर ईडब्ल्यूएस है। जनरल के कैटेगरी सेलेक्ट करने वाले कैंडिडेट के लिए कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप एसटी है तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे, और वो अतिरिक्त ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नेम ऑफ द ट्राइब यानी कि आपकी ट्राइब कौन सी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर, जो कि आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। उसके बाद जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे, ये भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया, ये सर्टिफिकेट जनरली इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आपको चेक करना है आपका सर्टिफिकेट, जहाँ पर मोहर लगी होती है, जहाँ पर साइन हो रखे होते हैं, वहीं पर लिखा होता है उस पोस्ट के अधिकारी का नाम। अगर वो हिंदी में लिखा है तो आप उसको ट्रांसलेट कर लेना, गूगल ट्रांसलेट में जाकर के देख लेना कि वो पोस्ट इंग्लिश में कौन सी बनती है, और फिर वही पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी स्टेट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है। फिर आपको यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट यानी कि किस डेट में कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है, वो डेट भी आपको उसके ऊपर मिल जाएगी, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो SC/ST को फ्री ट्रैवल पास मिलता है रेल का, क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, और नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। यस करने के बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। जो इसका साइज है वो 400 KB से कम और फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अब अगर आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, और सर्च करने के बाद में पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। फिर सेलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना, और जो आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का, जो आपके पास इमेज अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर लेना। मैं डेमो के लिए इमेज सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर आप कन्वर्ट टू PDF पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक क्लिक के अंदर आपकी फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और आप सिंगल क्लिक के अंदर उसको डाउनलोड कर लेंगे, और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। बस ध्यान रहे कि साइज 400 KB से कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा ना हो, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा, एरर आता रहेगा। गाइज यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी उन कैंडिडेट के लिए भी एक्सप्लेन कर दूं जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आप OBC हैं, आप OBC सिलेक्ट करेंगे। OBC सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर पूछा कि सिलेक्ट नॉन क्रीमी या फिर क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर OBC। तो आपको बोला है कि OBC क्रीमी लेयर इज कंसिडर एज ए UR, यानी कि जो कैंडिडेट OBC क्रीमी लेयर है वो जैसे कि UR कंसिडर किए जाते हैं, वो UR की कैटेगरी के अंदर ही माने जाएंगे, यानी कि जनरल। तो अगर आप क्रीमी लेयर है वो बताइए, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आप वो बताइए। अगर आप क्रीमी लेयर है तो आप क्रीमी लेयर सेलेक्ट करके आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर बोला भी है कि दी OBC कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम। दी मैक्सिमम इनकम लिमिट इज करंटली 8 लाख, यानी कि 8 लाख होनी चाहिए, जो कि आपका सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2025, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, और 20 नवंबर के बाद का ना हो। 1 अप्रैल से लेकर के 20 नवंबर 2025 के बीच का आपका ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आप यहाँ पर इसमें आई अंडरस्टैंड इसको क्लिक कर देना, और फिर आप यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का, उसमें जो कास्ट लिखी गई है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, उसके बाद में कौन सी पोस्ट के अधिकारी द्वारा ये जारी हुआ है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इशू स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। आई होप आपको SC/ST वालों को भी समझ आ गया कि किस तरह से जानकारी भरनी है कास्ट की, और जो OBC है उनको भी समझ में आ गया है। अब आप यहाँ पर आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आपका पोस्टल एड्रेस है और फिर परमानेंट एड्रेस है। तो पोस्टल एड्रेस मीन्स प्रेजेंट एड्रेस, तो आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस के सेक्शन में भर देना। फिर आपकी नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन, मुख्य सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा खुद से टाइप करके। उसके बाद आपको आपका पिन कोड डाल देना है, और फिर नीचे देखेंगे टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ
ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप यहां पर नो कर देंगे। फिर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स पीडब्ल्यूडी मीन्स विकलांग या फिर दिव्यांग। इसके बाद आएगा स्क्राइब, तो इज़ योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, यानी कि क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आप अफेक्ट है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले की दया से तो आप नो कर देना। इकोनॉमिकली वीकर क्लास ईबीसी, अगर आप ईबीसी कैंडिडेट है, क्या आपको सवाल बेसिकली ये पूछा है कि आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर ईबीसी, यानी कि क्या ईबीसी के अंदर जो फी कंसेशन है क्या आप उसके लिए एलिजिबल है, अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको यहाँ पर संबंधित जानकारी देनी होगी, जैसे कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बताना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी होगी, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू। बट अगर आप यहाँ पर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सवाल आया था आपके सामने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देना। फिर यहाँ पर सवाल है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, क्या आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर सवाल है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप कोई करंट डिपार्टमेंट में काम करें इनमें से, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो सिलेक्ट कर ले। अगर आप बेरोजगार है, कोई जॉब नहीं करे या फिर छोटी मोटी जॉब करे जो आप बताना नहीं चाहते क्योंकि वैसे ही प्राइवेट है बहुत छोटी मोटी, तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आप देखेंगे बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पर रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस अकाउंट के अंदर आप फीस रिफंड चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। अब आपका सवाल है कि क्या मैं किसी और बैंक डिटेल भी दे सकता हूँ, तो हाँ आप दे सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट है आप अपने ही बैंक अकाउंट की डिटेल भरें, अगर ना हो तब जाकर के आप अपना किसी और का डिटेल दे सकते हैं। फिर रिफंड ऑफ फी बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर आईएफएससी कोड डालना है जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर और चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर गूगल के अंदर अपने बैंक का नाम लिखना, ब्रांच का नाम लिखना और आईएफएससी कोड लिख करके सर्च करना, तो आप ऑनलाइन वे में भी अपना आईएफएससी कोड प्राप्त कर सकते हैं, वो आप डाल देना और कंफर्म के ऊपर क्लिक करना। देन आपको बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th देख सकते हैं, आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा और उसमें आपको क्या क्या भरना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके बोर्ड का नाम डालेंगे, कब आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और फिर रोल नंबर डालना होगा आपका 10th का और फिर इसको सेव कर देना है। फिर आप यहाँ पर जो आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करके। इसमें आपको जैसे बताना कि आप 3 ईयर डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई करें, डिग्री इन इंजीनियर या फिर बैचलर ऑफ साइंस, तो जिसके भी माध्यम से कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है, सब स्ट्रीम जो भी है आपका वो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। स्टेट आपकी जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपकी जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी ऐड कर देंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है लाइव वाला और सिग्नेचर अपलोड करना है, और इसमें आपको सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज़, यानी कि किस तरह का फोटो रिजेक्ट होगा वो आप देख लीजिए। आपका फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सटीक आप सामने होने चाहिए, और कपड़े भी आपके बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये जो आप फोटो क्लिक करते हैं इसमें अगर आपका कपड़े रंग बिरंगे होते तो कैमरा बार बार आपको एरर देता रहता है, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से बोला है कि ड्रेस इन नॉन वाइट क्लोथिंग, जो वाइट कपड़े ना हो, नॉन वाइट के अलावा कोई भी कपड़े, वाइट के अलावा कोई भी कपड़े पहन करके आप अपना ये फोटो क्लिक कर सकते हैं। और फिर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का साइज बोला है कि 30 KB से लेकर के 49 KB के बीच में होना चाहिए, तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके। मेरे पास कुछ सैम्पल इमेज पड़े हुए हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ओपन कर लेता हूं। अगर आपका साइज़ कम ज़्यादा हुआ तो वो इस तरह से एरर आता रहेगा, जब तक कि आप यहां पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। चलिए मैं इस वाले सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरह से सिग्नेचर आएगा, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पर, और फिर आप यहाँ पर इसको राइट कर देना
और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। अगर वो ब्लर हो रहा है तो आपको उसका जो वाइट पार्ट है, यानी कि जो आपका सिग्नेचर है उसमें वाइट पार्ट होता है ना, आपको उतना ही सिग्नेचर रखना है जितने में सिग्नेचर है। बाकी जो वाइट पार्ट होता है जब आप उसको इस तरह से अपलोड करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक और सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और गाइज मैं आपको जो आपका लाइव फोटो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और बताता हूँ एक अन्य वीडियो से, थोड़ा एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में। गाइज ये जानकारी उन कैंडिडेट के लिए जो कि फॉर्म मोबाइल से भर रही है और वो अपना फ़ोटो मोबाइल से अपलोड करना चाहते, तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको कुछ ऐसा विकल्प देखने को मिलेगा। आप QR कोड को स्कैन करना और फिर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आपको RRB अप्लाई इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाना और फिर आप यहाँ पर इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप कैप्चर लाइव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जो फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह से आएगा और फिर आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना, यानी कि इसको आपको फाइनल सबमिट करना होगा। आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली आपका जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और ये अपलोड हो जाने के बाद में आप यहाँ पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने जो RRB की प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है वो आ चुका है। तो आपको किसको क्या प्रेफरेंस देनी है, मैं इन सभी के लिए एलिजिबल हूँ प्रेफरेंस देने के लिए। तो आपको जिसको जिस नंबर पर देनी है वो आप पहले टिक कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले वाला ये टिक किया, फिर मैंने ये, और उसके बाद में इस तरह से आपको ये प्रेफरेंसेस दे देनी है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप एग्जाम ग्रुप क्या रखना चाहते हैं, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग। तो जिसमें जो भी आप रखना चाहते हैं एग्जाम ग्रुप वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इसके ऊपर टिक कर दीजिए। एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे। पहले इस कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो इससे जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने आएगी। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर टिक कीजिए और यहाँ से सबमिट कर दीजिए।